हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पीएच क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और DSSB के एग्ज़ाम से रिलेटेड जनरल नॉलेज की हम लोगों ने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है, जिसकी 14 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आज इसकी 15वीं क्लास है। तो साथियों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ज़रा एक बार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इन एग्ज़ाम से और हमारे चैनल से जुड़ी हुई जो भी अपडेट है वो समय समय से आपको मिलती रहे। तो ठीक है साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखो साथियों, आज का पहला प्रश्न क्या है। साथियों, आज का पहला प्रश्न जो है वो केवीएस टीजीटी के एग्जाम 2021 में आया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन यानी कि डयोरकी प्रणाली शुरू की गई थी? विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डोरकी इन द प्रोविंसेस? तो साथियों, मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है। देखो साथियों, याद करने का तरीका बताता हूँ। एक द्वैध शासन था। क्या था? द्वैध शासन। ये द्वैध शासन क्या था और कब कब और कहाँ कहाँ लागू हुआ? यह साथियों दो बार लागू किया गया था। एक बार तो किया गया था राज्यों के अंदर और एक बार लागू किया गया था केंद्र के अंदर। तो अगर प्रश्न ऐसा आ जाए, जो कि पिछले पेपर में आया हुआ है, कि केंद्र राज्य के अंदर, देखो इसके अंदर लिखा भी हुआ है, राज्य के प्रांतों के अंदर, प्रांत को ही राज्य बोलते थे उस समय आज़ादी से पहले। तो अगर प्रांतों से बात करूं तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1919। अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दूं और पूछूं कि केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार प्रांतों के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, प्रांतों का, केंद्र का मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा देता हूं साथियों। अगर ये ऑप्शन में ये ना मिले आपको, भारत सरकार अधिनियम 1919 ना मिले, तो इसकी जगह एक और नाम मिलेगा और वो होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, बड़ा ही जरा ही ध्यान देने वाली चीज़ है ये, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। ठीक है। ये उस जमाने में जो भारत के गवर्नर थे ना, और जो भारत के वायसराय थे, और जो भी मतलब इस आयोग के अध्यक्ष थे, उनके नाम आइए। एक का नाम मॉन्टेग्यू, एक का नाम चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 में हुआ था और इसी के तहत प्रांतों के अंदर द्वैध शासन लागू किया गया था। और अगर केंद्रों के अंदर पूछे तो केंद्र के अंदर द्वैध शासन 1935 के अंदर लागू किया गया था और 1919 का जो प्रांतों का द्वैध शासन था वो खत्म कर दिया गया था और केंद्र में शुरू कर दिया गया था। चलिए साथियों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता है 1919 में हुआ था। ठीक है। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग का ये जो घटना आपको दिखाई दे रही है, ये 1919 में हुई थी। इसके बाद जो आपका आंदोलन हुआ था तो वो था आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपका बी, असहयोग आंदोलन हो जाएगा, जो कि 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में ख़त्म हो गया था। कब ख़त्म हो गया था? 4 फरवरी 1922 में। क्यों ख़त्म हो गया था? चोरी चोरा कांड की वजह से। गोरखपुर में, जो यूपी के अंदर पड़ता है, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। तो उस ही घटना से थोड़ा नाराज होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए साथियों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, कर्क रेखा। ठीक है। साथियों, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कर्क रेखा बांटती है। ठीक है। 23.5 डिग्री, याद रखिएगा। देखो इसके अंदर आपका दिख भी रहा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है ये, और देश के मध्य से होकर गुजरती है, जिससे भारत के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से बनते हैं। ठीक है। चलिए साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4 पर। द हिमालयन रिवर्स आर मेनली फीड बाय, हिमालयी नदियां जो है वो मुख्यतः किससे पोषित होती है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, हिमपात और वर्षा से। ठीक है। हिमालयी नदियां मुख्य रूप से हिमालय की बर्फ और हिमनदों के पिघलने और वर्षा दोनों से पोषित होती है, जिसके कारण ये 12 मासी यानी कि साल भर बहने वाली नदियां होती है, जैसे कि आपकी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखो साथियों, ये प्रश्न भी आपका केवीएस का टीजीटी 2020 के पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैंने वहीं से इसकी फोटो खींच के यहाँ पर अपलोड कर दिया है। भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया? देखो ध्यान से पढ़ना, रियल एग्जीक्यूटिव हेड लिखा है मैंने। ठीक है।
तो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख, वास्तविक कार्यकारी प्रमुख, ध्यान से सुनो कौन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, प्रधानमंत्री। देखो भारत का अगर मुखिया पूछ लूँ ना मैं आपसे, सीधी सी बात है, अगर भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख तो वो होगा प्रधानमंत्री, जो कि मंत्री परिषद के साथ मिलकर देश की सभी वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का निर्णय लेता है। जबकि जो राष्ट्रपति होता है वो केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? DSSB PRT 2019 जो था, जिसका पोस्ट कोड आपको मैं बताऊं 15/19, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा फंडामेंटल राइट, विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समानता का अधिकार जो है वो इकलौता ऐसा अधिकार है जो कि नागरिकों को, जो भारत के नागरिक है उन्हें भी, और भारत के जो विदेशी नागरिक है, विदेशी नागरिकों में कौन से, जो शत्रु विदेशी नागरिक है उनको नहीं, नॉर्मल जो विदेशियों को, इनको प्राप्त है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। फिजिकल डिफिक्ट्स रेफर टू, राजकोषीय घाटा किसे दर्शाता है? 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, आय से अधिक व्यय। ठीक है साथियों, आय से अधिक व्यय जब हो जाता है, खर्चा जो ज़्यादा हो जाता है तो उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। ठीक है, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम शेयर्स टू इंडिया जीडीपी, भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? देखो आज वर्तमान में अगर इस प्रश्न का उत्तर पूछोगे तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, तृतीय क्षेत्र में, टेरिटरी क्षेत्र। ठीक है, और साथियों हो सकता है पेपर में आपको तृतीयक ना लिखा मिले, इसकी जगह आपको एक वर्ड और मिल सकता है कि सेवा क्षेत्र। ठीक है, या फिर इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो इनमें से जो भी शब्द आपको मिल जाए उसे लगा देना। देखो आप इसको देख भी रहे हो कि सर्विस सेक्टर में 51% हमारा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का, एग्रीकल्चर में 21% है, इंडस्ट्री में 28% है। ठीक है, अगर आज से 100-150 साल पहले की बात करूँ, आज़ादी से पहले की, तो भारत एक कृषि प्रधान देश था, तो प्राथमिक क्षेत्र जो था वो हमारी जीडीपी का सबसे अधिक योगदान देता था। लेकिन आज वर्तमान में आधुनिक युग में जो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है वो तृतीय क्षेत्र है। ठीक है, इसके अंदर आपका बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और इन सब कुछ आ जाता है इसके अंदर आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? देखो साथियों इसके अंदर आपका दिखाई भी दे रहा है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। DSSB TGT 2018 की जीके का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा। अब इसी के बारे में मैं थोड़ा सा और कर दूं क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो भारत की खोज के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने इसे 1944 में, ठीक है जी, 1944 में, यहाँ पर लिख देता हूँ, 1944 में अहमदनगर जेल में अपने कारावास के दौरान लिखा था और यह पुस्तक 1946 में प्रकाशित हुई थी। तो लिखी कब थी? 1944 में, और प्रकाशित कब हुई थी? 1946 में। ठीक है, उस टाइम पे भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो तब ये जो किताब थी वो पंडित नेहरू ने लिखी थी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। नवोदय विद्यालय TGT 2019 का क्वेश्चन है ये, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? द रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन विच ईयर? तो साथियों मैं आपको बता दूं रूसी क्रांति 2 चरणों में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर आपका 1917 हो जाएगा। रूसी क्रांति 2 चरणों में हुई थी, एक हुई थी आपकी फरवरी क्रांति, ठीक है, फरवरी 1917 में, और दूसरी हुई थी आपकी अक्टूबर 1917 में। ठीक है, इस फरवरी 1917 की जो क्रांति थी, मैं आपको बता दूं कि रूसी क्रांति, वैसे इस प्रश्न का उत्तर 1917 है, जिसमें 2 मुख्य चरण थे। फरवरी क्रांति जो थी, जिसको कहीं कहीं मार्च क्रांति भी बोलते हैं, देख लीजिएगा, इसने क्या हुआ था, जार के शासन का अंत किया था। और ये जो अक्टूबर वाली जो क्रांति है, इसको नवंबर क्रांति भी बोल देते हैं। तो अक्टूबर 1917 की जो क्रांति थी, इसमें बोल्शेविकों को सत्ता में लाया था, जिससे दुनिया का पहला समाजवादी राज्य स्थापित हुआ था, जो कि व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। ये रहे आपके लेनिन, ठीक है, व्लादिमीर इलिच उलियानोव लेनिन, ये इनका पूरा नाम था, याद रखना। ठीक है, TGT SST में सब्जेक्ट में क्वेश्चन आया हुआ है कि लेनिन का पूरा नाम क्या था? व्लादिमीर इलिच उलियानोव लेनिन। ठीक है, उनकी नेतृत्व में यह रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 61। देखो राष्ट्रपति को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, KVS TGT 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, और राष्ट्रपति के ऊपर हर बार कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आता जरूर है कि
कौन सी अध्यक्ष जो है अध्यक्षात्मक शक्ति मिली हुई है किस अनुच्छेद के तहत, राष्ट्रपति का इलेक्शन किस अनुच्छेद के तहत होता है, राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं, महाभियोग किससे लगता है, कार्यकारी शक्तियां किससे मिलती हैं। तो पढ़ लेना साथियों इस चीज़ को जरा ध्यान से, राष्ट्रपति का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जीके के लिए। तो संविधान का जो अनुच्छेद 61 है उसके तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति को पहले नोटिस देना होगा जिसके लिए 1/4 सदस्यों की जरूरत होगी, और जब वो बिल लोकसभा या राज्यसभा में आएगा तो 2/3 बहुमत से वो बिल पास भी होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति पे महाभियोग लागू माना जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, लोकसभा के सदस्य। पहले हम लोग जो आम लोग हैं वो लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, एमपीज को चुनते हैं। उसके बाद सभी एमपीज जो हैं लोकसभा के वो मिलकर आपस में ही अपने में से ही एक को लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं। जैसे कि अभी ओम बिरला जी हैं, ये हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। भारत के कोरोमंडल तट पर मुख्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? ठीक है, विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज मेनली रिसीव्ड इन द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, नवोदय विद्यालय टीजीटी 2021 का एक क्वेश्चन है। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा, नॉर्थ ईस्ट मानसून रेनफॉल। भारत के कोरोमंडल तट पे प्रमुख रूप से उत्तर पूर्वी मानसून, जिसको लौटता मानसून भी बोलते हैं, के कारण सर्दियों के महीनों में वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो रावी नदी के तट पे हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन था ये कांग्रेस का। लाहौर अधिवेशन 1929 दिसंबर में हुआ था, रावी नदी के तट पे लाहौर स्थित है। ठीक है, तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था साथियों? तो इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर आपका 14 का बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है साथियों, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, ये देखो यहाँ पर याद रखना, मैं लिख भी देता हूँ, पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज के ऐतिहासिक प्रस्ताव को पारित किया गया था, और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी, ये भी आप याद रखना, 26 जनवरी का इतिहास जब कभी भी पढ़ोगे कि 26 जनवरी को बोला गया कि 26 जनवरी को हम अपना आज़ादी का दिवस मनाएंगे, और इसीलिए 26 जनवरी 1930 को पहला आज़ादी का दिवस मनाया गया था। ठीक है, इस प्रश्न से देखना आप कितने क्वेश्चन निकलते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। नीति आयोग की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? वो कौन सी कमेटी थी जिसके द्वारा नीति आयोग की स्थापना की गई थी? तो साथियों 15 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना की सिफारिश किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। और कब हुई थी? तो ये बता दूं मैं आपको, 1 जनवरी 2015 को इसकी हुई थी। ठीक है, DSSS भी पीजीटी में आया हुआ है ये क्वेश्चन जीके का, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। ठीक है, वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर सभी को लगभग पता होगा, फोटो में भी आप देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जिसको बोलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 16वें का सी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा आपकी ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। द ट्रीटी ऑफ वर्साई इज रिलेटेड टू। वर्साई की संधि किससे संबंधित है? कब हुई थी? ये देख लो 1919 में हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो 17वें प्रश्न का प्रश्न हो जाएगा उत्तर ए, वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में ये आपकी वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 को मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में हुई थी। बड़ी ही अपमानजनक संधि थी, और कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीज इसी संधि में बो दिए गए थे, और कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध का जो कारण था वो वर्साई की संधि को ही माना जाता है, क्योंकि जर्मनी के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया गया था। उसके सारे जो भी उपनिवेश थे वो छीन लिए गए थे, जर्मनी के टुकड़े कर दिए गए थे, और बिल्कुल जर्मनी को जड़ से मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी मित्र राष्ट्रों के द्वारा। चलिए साथियों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। बताओ भाई, भारत का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। देखो अब ये 4 ऑप्शन है,
चारों ऑप्शन से आपको 4 क्वेश्चन बना के देता हूँ। राष्ट्रीय आपातकाल किससे लगता है? अनुच्छेद 352 से। वित्तीय आपातकाल किससे लगता है? अनुच्छेद 360 से। राष्ट्रपति शासन या फिर आंतरिक आपातकाल किससे लगता है? 356 से। संशोधन किसके होता है? 368 से। संविधान के अनुच्छेद 368 में इसके बारे में बोला गया है, अनुच्छेद में संशोधन करने की शक्ति को। केवीएस टीजीटी 2020 में प्रश्न आया हुआ है, तो देखो एक प्रश्न से ही 4 प्रश्न तैयार हो गए आपके। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे से इसी के हिसाब से तैयारी कीजिए, आपका पेपर 110% क्लियर होगा, जो 10 और 11 जनवरी को होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। 2025 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना किस राज्य ने शुरू की थी? तो जैसा कि आप फोटो में देख ही रहे हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। अभी एक पेपर हुआ था डिपार्टमेंटली, उसके अंदर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो साथियों 19वें प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश। ठीक है, योगी जी के द्वारा ये शुरुआत हुई थी इस चीज़ की। चलिए आगे चलते हैं, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग इज। केवीएस पीजीटी 2021 का जीके का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, नीति निर्माण। नीति का निर्माण करना ही नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है। तो साथियों आज की वीडियो में हमने जनरल नॉलेज के, आपके भूगोल के, इतिहास के, करंट अफेयर के, इकोनॉमिक्स के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।